Hello everyone, welcome to Being Bankers. This is Sandhya and our today's topic is about letter of credit. Before moving towards our session, I want to inform you that if you want to enroll for our courses, you can enroll yourself. Link आपको description box में given है and आप QR code को भी scan करके जो information है वो ले सकते हैं. लाइव क्लासेस जो रहेंगी जल्दी से हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी जहां पे हम जो सारे सब्जेक्ट हैं जेआईबी के उनको कवर करेंगे. तो आप एनरोल जरूर कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ विच यू विल बी एबल टू गेट फ्री क्लासेस ड्यूरिंग द लाइव सेशन. तो एनरोल कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो आवर टुडेस टॉपिक इज अबाउट लेटर ऑफ क्रेडिट. तो लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में डिस्क्रिप्शन जानने से पहले एक बार विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली है क्या. ठीक है, फिर हम ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको डिस्कस करेंगे सो दैट कि आप रिलेट कर पाओगे फिर डिस्क्रिप्शन के साथ. ठीक है, अगर मैं इन सिंपल बात करूं, यहाँ पे मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए एंड बी के बीच में. ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए एंड बी के बीच में. ए कौन है, लेट्स से यहाँ पे बायर एंड बी कौन है यहाँ पे सेलर. बी कौन है यहाँ पे सेलर. ए ने मान लो गुड्स परचेज करे बी से वर्थ रुपीज 1 लाख. वर्थ रुपीज 1 लाख. अगर ए ने गुड्स परचेज करे हैं, ए यहाँ पे क्या करेगा, पे करेगा पर्सन बी को, है ना. सिंपल ये ट्रांजेक्शन रहेगी. ए ने अगर गुड्स परचेज करे हैं, बी को यहाँ पे क्या है, पे करेगा. अगर बी ने यहाँ पे बोला कि 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद पेमेंट होएगी तो बीआर जो है यहाँ पे इशू कर देगा पर्सन ए को इमीडिएटली. अगर इसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होएगी तो ये बीआर को डिस्काउंट करवा लेगा बैंक से जाके. एंड जब ड्यू डेट आएगी बैंक जो है बी से ये जो बीआर है इसके लिए पेमेंट जो है वो ले लेगा, है ना. सिंपल सिनेरियो में हमें ये जो चीज है ये देखने को मिलती है. लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो, है ना, यही एग्जाम्पल को हम अज्यूम करें कि अगर ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, 2 पर्सन है यहाँ पे ए एंड बी. 2 पर्सन है यहाँ पे ए एंड बी. एंड ए मान लो कि कहाँ रहते हैं, ए रहते हैं इंडिया में एंड बी जो है बी रहते हैं लेट्स से यूएसए में. बी जो है बी रहते हैं लेट्स से यूएसए में. ए यहाँ पे कौन है, बायर. क्योंकि मैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात कर रही हूँ तो इंटरनेशनल ट्रेड जब भी रहता है तो जो पार्टीज रहती हैं, पार्टीज क्या कहलाती हैं, जो यहाँ पे बाय कर रहा है वो कहलाएगा इंपोर्टर एंड जो यहाँ पे सेल कर रहा है वो कहलाएगा एक्सपोर्टर, है ना. ये पार्टीज रहती है क्योंकि मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे आपने देखा कि डिस्टेंस बैरियर जो है ये हमें देखने को मिलेगा. पर्सन ए जो है इंडिया में है, पर्सन बी जो है यूएसए में है. पर्सन ए को लगेगा कि अगर मैंने मान लो कि पर्सन ए ने बी से लेट्स से कि 1 लाख रुपीस की जो गुड्स हैं वो परचेज करी हैं. पर्सन ए ने क्या करना है, पे करना है बी को, है ना. 1 लाख रुपीस जो है पे करना है पर्सन बी को. अभी मान लो पर्सन ए को लगे कि भाई मैं अगर 1 लाख रुपीस पे कर दूं, पता नहीं मेरे को पर्सन बी जो है गुड्स शिप करे या ना करे. एंड बी को लगेगा कि अगर मैं यहाँ पे गुड्स शिप कर दूं पहले, पता नहीं मेरे को पर्सन ए पे करे या ना करे, है ना. तो ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो चीज है, इसको ओवरकम करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए थर्ड पार्टी. हमें यहाँ पे चाहिए थर्ड पार्टी जिसके ऊपर ये दोनों जो पार्टीज हैं इनको ट्रस्ट भी हो एंड रीच भी पॉसिबल हो. गेटिंग माय पॉइंट. जिसके ऊपर ये दोनों पार्टीज को ट्रस्ट भी हो एंड रीच भी पॉसिबल हो, वो थर्ड पार्टी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है बैंक. वो थर्ड पार्टी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है बैंक. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करा जाएगा, यहाँ पे बेसिकली जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ओपन करवाया जाएगा बैंक की हेल्प के साथ. दैट इज बेसिकली अश्योर कि जो पर्सन ए है, जो इंपोर्टर है, ये पेमेंट करेगा. ठीक है, एंड पर्सन ए को यहाँ पे अश्योरेंस रहती है कि मेरे को गुड्स जो है मिलेंगी, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है इनको प्रोवाइड करे जाएंगे, इसके बाद ये पे करेंगे. ठीक है, तो ये जो चीज रहती है जहां पे हमें अश्योरेंस के साथ जो है पर्सन ए जो है पेमेंट करता है एंड बी जो है गुड्स शिप करता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लेटर ऑफ क्रेडिट का केस. सो इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से दैट कि जब भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रहती है वो केस में हमें देखने को मिलता है लेटर ऑफ क्रेडिट का केस. ठीक है, तो ये है सिंपल सा लेटर ऑफ क्रेडिट का केस. लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है हम इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इसकी अभी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसका प्रोसेस डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि किस तरीके से जो है हमें डिफरेंट बैंक्स का रोल देखने को मिलता है. आपने अगर लेटर ऑफ क्रेडिट का चैप्टर पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि हमें एडवाइजिंग बैंक देखने को मिलता है, हमें इशुइंग बैंक देखने को मिलता है, हमें नॉमिनेटेड बैंक देखने को मिलता है, रीइंबर्सिंग बैंक देखने को मिलता है, कंफर्मिंग बैंक देखने को मिलता है ना. तो ये बेसिकली बैंक्स क्या हैं, इनका क्या रोल है, ये चीज अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली है क्या.
ठीक है, अभी आप रिलेट कर पाओगे यहाँ पे, अभी आप रिलेट कर पाओगे यहाँ पे कि लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली है क्या। तो लेटर ऑफ क्रेडिट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये बेसिकली क्या है, एक अंडरटेकिंग है जो इशू कौन करता है, इशूइंग बैंक। किसके बिहाफ के ऊपर, बायर या ओपनर के बिहाफ के ऊपर। किसको इशू करा जाता है, बेनिफिशियरी को, कि आपको जो है पेमेंट मिल जाएगी। एंड पेमेंट कब मिलेगी, ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि आपने जो गुड्स हैं वो शिप कर दिए हैं, बिल ऑफ लेडिंग है ना, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट आपने जो सारी चीजें हैं वो करी हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट मिल जाएगी। ये सिंपल सा जो है डेफिनेशन है लेटर ऑफ क्रेडिट का। अभी मैं डायग्रामेटिकली ये चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगी, तब आपको ये जो पार्टीज हैं, इशूइंग बैंक, बेनिफिशियरी कौन है, ओपनर कौन है, ठीक है, बायर कौन है, एप्लीकेंट कौन है, ये पार्टीज जो हैं ये क्लियर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस के साथ। तो मैं सेम एग्जांपल जो मैंने आपको पहले डिस्कस करा, ठीक है, उसी एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करना चाहूंगी। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे है पर्सन ए, ठीक है, एंड यहाँ पे है पर्सन बी, एंड यहाँ पे है पर्सन बी। पर्सन ए जो है ये रहते हैं इंडिया में, हमने पहले ही डिस्कस करा, पर्सन ए जो है ये रहते हैं इंडिया में, ये रहते हैं इंडिया में। एंड जो पर्सन बी है ये रहते हैं यूएसए में, ये रहते हैं यूएसए में। क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड है तो यहाँ पे पार्टीज क्या कहलाएंगी, ए जो है, ए क्या है यहाँ पे बायर, इसने क्या करा, गुड्स परचेज करी है पर्सन बी से। ठीक है, ए यहाँ पे कौन है, बायर, एंड बी यहाँ पे कौन है, सेलर। मैं बायर को यहाँ पे इंपोर्टर भी बोल दूं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो बायर को ही आप क्या बोलोगे, इंपोर्टर, या बायर को आप बोल सकते हो ओपनर, या बायर को आप बोल सकते हो एप्लीकेंट। ठीक है, तो ये सिनोनियम भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे इसको बोल सकते हो ओपनर या एप्लीकेंट, इंपोर्टर, बायर। यहीं पे अगर मैं सेलर की बात करूं तो हम इसको बोल सकते हैं सेलर, या आप इसको बोल सकते हो एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना ये गुड्स, या हम इन्हें बोल सकते हैं बेनिफिशियरी, या हम इन्हें बोल सकते हैं बेनिफिशियरी। आई होप सो ये पार्टीज क्लियर होगी हो। अभी यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है, यहाँ पे जो पर्सन ए है जिन्होंने गुड्स इंपोर्ट करी हैं, ये जाएंगे अपने बैंक के पास, ये जाएंगे अपने बैंक के पास, एंड ये बैंक जो है ये बैंक कहलाएगा ओपनिंग बैंक, ये बैंक कहलाएगा ओपनिंग बैंक, या फिर इशूइंग बैंक, या फिर इशूइंग बैंक। ठीक है, पर्सन ए जाएगा अपने बैंक के पास एंड अपने बैंक को बोलेगा कि मेरे बिहाफ के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये ओपन कर दो। ठीक है, जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, ओपनिंग बैंक को या इशूइंग बैंक को बोलेगा कि मेरे बिहाफ के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ओपन कर दो पर्सन बी के लिए। ठीक है, क्योंकि ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहे हैं इसीलिए इन्हें इशूइंग बैंक बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहे हैं इसीलिए इन्हें इशूइंग बैंक जो है ये कहते हैं। ठीक है, अभी लेटर ऑफ क्रेडिट इन्होंने इशू करा, एंड ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये जाएगा जो सेलर की कंट्री में बैंक है, जो सेलर की कंट्री में बैंक है, जिसे आप बोलोगे एडवाइजिंग बैंक, जिसे आप बोलोगे एडवाइजिंग बैंक। ठीक है, ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये जाएगा एडवाइजिंग बैंक के पास। एडवाइजिंग बैंक बेसिकली क्या चेक करेगा, एडवाइजिंग बैंक चेक करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी को, लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी को, कि अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन जो डिसाइड हुआ था एज पर कॉन्ट्रैक्ट उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हैं कि नहीं है। ठीक है, एडवाइजिंग बैंक ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट की, एंड पर्सन बी को बोलेगा कि भाई आपके बिहाफ के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये ओपन हुआ है। अभी तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट हुआ हो ये प्रोसेस में। सबसे पहले जो ओपनर है इशूइंग बैंक के पास जाएगा, सबसे पहला स्टेप ये रहेगा। इशूइंग बैंक यहाँ पे ओपन करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट, एंड ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करा है एडवाइजिंग बैंक के लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा, एंड पर्सन बी को बोलेगा कि आपके बिहाफ के ऊपर यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ओपन हुआ है। ठीक है, फिर पर्सन बी क्या करेगा, पर्सन बी जाएगा कंफर्मिंग बैंक के पास, पर्सन बी जाएगा यहाँ पे कंफर्मिंग बैंक के पास। कंफर्मिंग बैंक बेसिकली क्या करेगा, कंफर्म करेगा, क्या कंफर्म करेगा कि भाई आपको पेमेंट जो है वो मिलेगी मिलेगी। ठीक है, मान लो कि ये जो बैंक है कोई बड़ा बैंक नहीं है, कोई छोटा मोटा बैंक है। अब पर्सन बी को यहाँ पे लग रहा है कि पता नहीं मेरे को पेमेंट मिले या ना मिले, तो ये केस में कंफर्मिंग बैंक का रोल क्या रहता है, कंफर्मिंग बैंक ये कंफर्म करता है कि भाई अगर यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ भी ना तो आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, एंड यहाँ पे जो कंफर्मिंग बैंक है एंड एडवाइजिंग बैंक है ये सेम हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं एंड सेम भी हो सकते हैं। मतलब सेम बैंक जो है एडवाइजिंग बैंक
एडवाइजिंग बैंक जो है इसकी तरह भी एक्ट कर सकता है एंड कंफर्मिंग बैंक की तरह भी एक्ट कर सकता है, या फिर डिफरेंट भी कंफर्मिंग बैंक होगा जो एड ऑन गारंटी प्रोवाइड करेगा कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस के रिलेशन में कि पर्सन बी ने जो है गुड्स शिप कर दी हैं, तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस, ये सारे जो है पर्सन बी के पास आ जाएंगे। पर्सन बी क्या करेगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये प्रोवाइड करेगा एक बैंक को नोन एज नेगोशिएटिंग बैंक, नोन एज नेगोशिएटिंग बैंक, जो बेसिकली नेगोशिएट करेगा बी के साथ। ठीक है, जो बेसिकली नेगोशिएट करेगा। पेमेंट की अगर मैं बात करूं, पेमेंट कौन करेगा, नेगोशिएटिंग बैंक ही करेगा पर्सन बी को। नेगोशिएटिंग बैंक के पास ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस, इसके रिलेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएटिंग बैंक के पास जो है ये लेके जाएगा पर्सन बी। ठीक है, एंड नेगोशिएटिंग बैंक के जो डॉक्यूमेंट हैं फर्दर प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे एक बैंक को नोन एज रीइंबर्सिंग बैंक, नोन एज रीइंबर्सिंग बैंक। अभी रीइंबर्सिंग बैंक बेसिकली क्या है या इनका क्या रोल है, जो यहाँ पे जो ओपनिंग बैंक है ना या इशूइंग बैंक है, इन्होंने अपनी सब्सिडरी बनाई होती है कई बारी कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगी ना वो आपने डील करनी है, कि डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना सही है नहीं है, पेमेंट करना, ये सारा ये रीइंबर्सिंग बैंक का काम रहेगा। अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे जो है इस पर्पस के लिए बैंक क्रिएट करा गया है, लेटर ऑफ क्रेडिट के पर्पस के लिए बैंक क्रिएट जो करा गया है वो कहलाता है आपका रीइंबर्सिंग बैंक। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आएंगे रीइंबर्सिंग बैंक के पास। रीइंबर्सिंग बैंक इशूइंग बैंक को बोलेगा कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आ गए हैं। इशूइंग बैंक जो है एप्लीकेंट को बोलेगा कि भाई आप पेमेंट कर दो, जो गुड्स हैं वो शिप हो चुकी हैं, हमारे पास जो है बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आ गए हैं। पर्सन ने यहाँ पे क्या करेगा, पेमेंट करेगा इशूइंग बैंक को, इशूइंग बैंक रीइंबर्सिंग बैंक को, एंड रीइंबर्सिंग बैंक आगे नेगोशिएटिंग बैंक को पे करेंगे, एंड नेगोशिएटिंग बैंक आगे पेमेंट कर देगा किसको, पर्सन बी को। ठीक है, यहीं पे अगर मैं नेगोशिएटिंग बैंक की बात करूं, नेगोशिएटिंग बैंक एंड एडवाइजिंग बैंक ये भी क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। सेम बैंक जो एडवाइजिंग बैंक की तरह काम कर रहा है वो नेगोशिएटिंग बैंक की तरह भी काम कर सकता है। अलग भी हो सकता है नेगोशिएटिंग बैंक एंड सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेमेंट है नेगोशिएटिंग बैंक करेगा किनको, पर्सन बी को। आई होप सो इतनी बातें क्लियर होगी हो। आपने एक और पार्टी देखी होगी नॉमिनेटेड बैंक, है ना, एक और पार्टी देखी होगी नॉमिनेटेड बैंक। तो नॉमिनेटेड बैंक बेसिकली क्या है, ये सारे प्रोसेस में तो मैंने कहीं बताया नहीं आपको कि नॉमिनेटेड बैंक क्या है। अगर यहाँ पे इशूइंग बैंक स्पेसिफिकली बोल दे कि भाई जो नेगोशिएशन है ना, नेगोशिएशन के लिए आप यही बैंक के पास जा सकते हो, इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि यही बैंक जो है नेगोशिएशन का काम करेंगे, तो वो केस में जो नेगोशिएशन बैंक है उसी को हम बोलते हैं नॉमिनेटेड बैंक या नॉमिनी बैंक। अगर यहाँ पे इशूइंग बैंक ने स्पेसिफिकली बोला है कि नेगोशिएशन के रिलेशन में आप यही एबीसी मान लो XYZ ये जो बैंक है आप इसके पास ही जा सकते हो, तो इन्होंने अगर स्पेसिफिकली बता रखा है तो वो केस में नेगोशिएटिंग बैंक क्या कहलाता है, नॉमिनी बैंक। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो पार्टीज हैं ये आपको देखने को मिलती हैं, बायर, ओपनिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, सेलर, कंफर्मिंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक का रोल तभी अराइज होगा जब यहाँ पे डिफॉल्ट होगा, ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं एड ऑन गारंटी। नेगोशिएटिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक को नॉमिनी बैंक कब बोला जाएगा, जब ओपनिंग बैंक ने स्पेसिफिकली बोला है कि भाई फॉर नेगोशिएशन पर्पस ये बैंक ही एक्ट करेगा एज एन फॉर नेगोशिएशन पर्पस, तो वो केस में नेगोशिएटिंग बैंक कहलाता है नॉमिनी बैंक। रीइंबर्सिंग बैंक, आई होप सो ये जो सारे बैंक्स हैं इनका रोल आपको क्लियर हो गया हो कि क्या है। इन्होंने लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करना है, इन्होंने ऑथेंटिसिटी को चेक करना है, इन्होंने एड ऑन गारंटी प्रोवाइड करनी है, इन्होंने नेगोशिएट करना है या पेमेंट करनी है सेलर को, रीइंबर्सिंग बैंक ने पेमेंट करनी है नेगोशिएटिंग बैंक को। आई होप सो कि सारी जो पार्टीज हैं ये क्लियर हो गई आपको। तो ये प्रोसेस रहता है लेटर ऑफ क्रेडिट का। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है लेटर ऑफ क्रेडिट का। अगर आपने ये अच्छे से समझा है तो आप जो क्वेश्चन है वो इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको तो अभी जब हम डेफिनेशन भी देखेंगे या मैं पार्टीज भी बताऊंगी आप इजीली रिलेट कर पाओगे कि क्या है। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं दोबारा से डेफिनेशन एंड आई होप सो कि अभी क्लियर हो आपको। तो डेफिनेशन क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, एक अंडरटेकिंग किसके द्वारा, इशूइंग बैंक के द्वारा, किसके बिहाफ के ऊपर इशू करी जाती है, बायर या ओपनर के बिहाफ के ऊपर,
किसको इशू करी जाती है? बेनिफिशियरी को, कि आपको पेमेंट मिल जाएगी जब आप डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेजेंट करोगे अकॉर्डिंग टू दी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप सो डेफिनेशन के साथ अब यहाँ पर रिलेट कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करूं, कौन कौन से कंपोनेंट जो है हमें देखने को मिले इन केस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले देखने को मिला इशूइंग बैंक, जो क्या करता है? लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। फिर हमें एप्लीकेंट देखने को मिला, जिसे आप बायर या इंपोर्टर बोलते हो, जो रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे बिहाफ के ऊपर जो है आप लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो। फिर हमें बेनिफिशियरी देखने को मिला, बेनिफिशियरी जिसके बिहाफ के ऊपर हम लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू करते हैं। एडवाइजिंग बैंक, जो ऑथेंटिसिटी को चेक करता है लेटर ऑफ क्रेडिट की। फिर हमें नॉमिनेटेड बैंक देखने को मिला, अगर यहाँ पे इशूइंग बैंक या कंफर्मिंग बैंक ने स्पेसिफिकली डेजिग्नेट करा है कि भाई ये बैंक जो है नेगोशिएशन का काम करेगा, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा, तो वो कहलाता है नॉमिनेटेड बैंक। नेगोशिएशन बैंक की अगर मैं बात करूं, तो जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं बिल ऑफ लेडिंग इंश्योरेंस के रिलेशन में, है ना, ये सारे एग्जामिन करने का काम किसका है? नेगोशिएटिंग बैंक का। एंड पेमेंट करने का काम किसका है? बेनिफिशियरी को, नेगोशिएटिंग बैंक का। फिर उसके बाद हमें रीइंबर्सिंग बैंक देखने को मिला। रीइंबर्सिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि यहाँ पे नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट करना या फिर डायरेक्टली बेनिफिशियरी को पेमेंट करना। ठीक है, तो ये जो है कंपोनेंट है, आई होप सो अभी आपको क्लियर हो गए हों इन केस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। देन नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इन इंटरनेशनल ट्रेड? हम लेटर ऑफ क्रेडिट इशू ही क्यों करते हैं? एक गारंटी की तरह काम करता है ना, एक अश्योरेंस की तरह काम करता है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, ज्योग्राफिकल बैरियर है, एक अश्योरेंस की तरह, एक गारंटी की तरह काम करता है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो अभी तक अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है ना लेटर ऑफ क्रेडिट के रिलेशन में, तो आप इजीली आंसर कर लोगे क्वेश्चंस को। तो क्या यहाँ पे प्राइमरी पर्पस है लेटर ऑफ क्रेडिट का? ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स बिटवीन बायर एंड सेलर। अगर आपको यहाँ पे मोर देन वन स्टेटमेंट सही लगे ना, तो एक कीवर्ड ध्यान में रखना, प्राइमरी पर्पस। हर एक चीज का एक प्राइमरी या सेकेंडरी चीजें रहती ही रहती हैं। हमें पूछा गया है कि मेन पर्पस क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट का। ठीक है, XYZ सेकेंडरी रीजन नहीं पूछे गए। जैसे अगर मैं बैंक की बात करूं, बैंक के मेन फंक्शन क्या है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना एंड एडवांसिंग, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे फंक्शन जो है बैंक परफॉर्म करते हैं, तो वो सेकेंडरी फंक्शन में आगे होंगे। लेकिन प्राइमरी क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लैंडिंग। ठीक है, इसी तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट के रिलेशन में पूछा है कि प्राइमरी पर्पस क्या है? ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स बिटवीन बायर एंड सेलर, to provide a guarantee of a payment to the seller, to ensure the goods during the transportation, all the above। तो क्या यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? यहाँ पे गारंटी प्रोवाइड करना सेलर को कि भाई आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इट्स ऑप्शन बी। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा इन रिलेशन टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, which of the following party request the issuance of letter of credit? तो कौन सी पार्टी है जो कहती है कि भाई मेरे बिहाफ के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू कर दो? क्या वो एक्सपोर्टर है, क्या वो इंपोर्टर है, शिपिंग कंपनी है, या इंश्योरेंस प्रोवाइडर है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? वीडियो को पॉज कीजिएगा अभी एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो जो पार्टी यहाँ पे कहती है, रिक्वेस्ट करती है कि भाई मेरे बिहाफ के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो, वो कौन है? इंपोर्टर, बायर, जिसने गुड्स जो है बाय करी हैं, इंपोर्ट करी हैं, वो कहेगा कि मेरे बिहाफ के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू कर दीजिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? इट्स ऑप्शन बी। अभी एक्सपोर्टर क्या है? शिपिंग कंपनी, इंश्योरेंस प्रोवाइडर। आई होप सो ये टर्म्स जो है आपको क्लियर है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक बार के लिए स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा एंड देन लेट मी नो द करेक्ट आंसर। हमने यहाँ पे बताना है कि एडवाइजिंग बैंक का रोल क्या है। ठीक है, सिंपली हमने बताना है कि एडवाइजिंग बैंक का रोल क्या है? टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, टू कंफर्म द लेटर ऑफ क्रेडिट, टू नोटिफाई द बेनिफिशियरी अबाउट द इशुएंस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, to make payment to the beneficiary, check the authenticity of the letter of credit। तो कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट लग रही है? स्टेटमेंट 1 and 3, 2 and 5, 3 and 5, या फिर स्टेटमेंट 3rd ओनली? सो डू लेट मी नो, एनालाइज करो स्टेटमेंट को। आपको यहाँ पे एडवाइजिंग बैंक का क्या रोल है ये तो पता ही है, साथ ही साथ ये जो बाकी रोल्स लिख रखे हैं ना, ये किन किन के हैं, यू आर फैमिलियर विद दैट ऑल्सो। तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं, सबसे पहली स्टेटमेंट डिस्कस करें
कि टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना ये किसका काम है? ये इशूइंग बैंक का काम है, ये ओपनिंग बैंक का काम है, ये इशूइंग बैंक का काम है, एडवाइजिंग बैंक का नहीं है। कंफर्म करना लेटर ऑफ क्रेडिट को ये कंफर्मिंग बैंक का काम है। एड ऑन गारंटी प्रोवाइड करना ये कंफर्मिंग बैंक का काम है। नोटिफाई द बेनिफिशियरी अबाउट द इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ये एडवाइजिंग बैंक करता है ना, नोटिफाई करता है ना सेलर को या फिर एक्सपोर्टर को कि भाई आपके बिहाफ के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये ओपन हुआ है, तो ये एडवाइजिंग बैंक का काम है। टू मेक पेमेंट टू द बेनिफिशियरी, तो बेनिफिशियरी को पेमेंट कौन करता है? यहाँ तो नेगोशिएटिंग बैंक करेगा, नेगोशिएटिंग बैंक नहीं है तो रीइंबर्सिंग बैंक करेगा, यही हमने डिस्कस करा है। ठीक है, चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ऑथेंटिसिटी को कौन चेक करता है? एडवाइजिंग बैंक चेक करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? हमें एडवाइजिंग बैंक का रोल पूछा गया है। अगर किसी और का भी पूछा होता, इशूइंग बैंक का पूछा होता, नेगोशिएटिंग बैंक का पूछा होता, आई होप सो कि अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि क्या कौन सा रोल किसका है। ठीक है, तो एडवाइजिंग बैंक का क्या रोल है, इसके रिलेशन में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एक तो स्टेटमेंट थर्ड, एक स्टेटमेंट 5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए कि टाइप्स क्या क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट की, सो दैट कि आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहला है यहाँ पे इररेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। इररेवोकेबल का मतलब क्या होता है? जिसमें आप चेंजेस ना कर पाओ, जिसमें आप चेंजेस ना कर पाओ। तो इररेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट वो है कि जिस लेटर ऑफ क्रेडिट को मॉडिफाई नहीं करा जा सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द बेनिफिशियरी, सेलर की परमिशन के बिना इसमें कोई चेंजेस नहीं करी जा सकते, वो है इररेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। एंड होना भी ऐसा ही चाहिए, ऐसे तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस करे जा सकते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में। ठीक है, एप्लीकेंट के द्वारा। तो ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको मॉडिफाई नहीं करा जा सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ बेनिफिशियरी, वो है आपका इररेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। रेवोकेबल कौन सा हो गया? इररेवोकेबल का ऑपोजिट, जहां पे चेंजेस करे जा सके, मॉडिफिकेशन करी जा सके विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेनिफिशियरी, वो है आपका रेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, देन स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? गारंटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि अगर यहाँ पे बायर ने डिफॉल्ट करा, ये वाला जो लेटर ऑफ क्रेडिट है स्टैंड बाय, ये बेसिकली अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है कि अगर बायर ने डिफॉल्ट करा तो आपको पेमेंट मिलेगी मिलेगी। ठीक है, जो सेलर है उसको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी, ये अश्योर करता है आपका स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। देन रिवॉल्विंग, अगर आपने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है बहुत करनी है, मतलब बायर एंड सेलर के बीच में कोई एक ट्रांजैक्शन नहीं होनी, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होनी है, तो आप हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग से थोड़ी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करोगे, है ना। तो इस केस के लिए जहां पे आपने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करनी है एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान, तो वो केस में यहाँ पे आपको बार बार लेटर ऑफ क्रेडिट इशू ना करना पड़े, तो वो केस में हम रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे रिपीटेड बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं बिटवीन बायर एंड सेलर, वो केस में हम प्रेफर करते हैं रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, वो केस में हम प्रेफर करते हैं रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जिसमें हम यहाँ पे सिंगल लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज कर सकते हैं वेरियस ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक, देन नेक्स्ट इज कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जहां पे कंफर्मेशन ऐड करी, जहां पे कंफर्मेशन ऐड करी यहाँ पे बैंक ने कि भाई आपको गारंटीड पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, वो कहलाता है आपका कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट, कि अगर यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ तो आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। इशूइंग बैंक अगर फेल हुआ पेमेंट करने में, आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी, इसकी गारंटी प्रोवाइड करता है, वो है आपका कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट। देन ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको आप थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, जिसको आप थर्ड पार्टी को असाइन कर सकते हो, वो है आपका ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे बेसिकली जो सेलर है वो कुछ पार्ट जो है या जो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है पूरा यहाँ पे ट्रांसफर करा जा सकता है अदर पार्टी को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि यहाँ पे ए एंड बी है ना, दो पार्टीज है, ए एंड बी दो पार्टीज हैं। ए यहाँ पे कौन है? बायर, इन्होंने क्या करनी है? गुड्स बाय करनी है। एंड बी ने यहाँ पे क्या करनी है? सेल करनी है। ठीक है, बी ने गुड्स मैन्युफैक्चर करी होंगी, मैन्युफैक्चर करने के बाद जो है पर्सन को जो यहाँ पे है वो सेल करेगा। अभी इन्होंने जो गुड्स मैन्युफैक्चर करी
ठीक है, या प्रोड्यूस करी, इसके लिए इन्हें रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होगा, या जो भी सामान चाहिए होगा। वो सामान मान लो इन्होंने मंगवाया पर्सन सी से, वो सामान जो है इन्होंने मंगवाया पर्सन सी से, फिर उन्होंने गुड्स बनाई, फिर यहाँ पे पर्सन ए को जो है ये गुड्स जो है ये प्रोवाइड करी। तो यहाँ पे इन्होंने अगर सामान मंगवाया है सी से, इसको पेमेंट भी तो करनी है, पर्सन सी को पेमेंट भी तो करनी है। तो यहाँ पे अगर ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है, ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है, तो उसका यहाँ पे यूज करके जो पर्सन सी है इसको पेमेंट करी जा सकती है। इसके नेम के ऊपर जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसे आप ट्रांसफर कर सकते हो, थर्ड पार्टी के नेम के ऊपर आप ट्रांसफर कर सकते हो, वो है आपका ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। आई होप सो क्लियर हो गया हो। देन पेमेंट एट साइड, एट साइड का मतलब यहाँ पे क्या है, इमीडिएटली जहां पे पेमेंट हो जाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, जहां पे इमीडिएटली पेमेंट हो जाए सेलर को, वो है आपका पेमेंट एट साइड, वो है आपका पेमेंट एट साइड। आपने जो डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, साथ ही में साथ आपको पेमेंट मिल गई, वो है आपका पेमेंट एट साइड लेटर ऑफ क्रेडिट। डेफर्ड पेमेंट, जहां पे आपको आफ्टर सम टाइम जो है पेमेंट मिलेगी। एट साइड का मतलब तभी की तभी मिल गई, डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंट करे तभी की तभी मिल गई। यहाँ पे जो है पेमेंट, डीलेड पेमेंट जो है आपको मिलेगी, या आफ्टर सम टाइम आपको पेमेंट मिलेगी। डेफर्ड जो वर्ड है ना, डेफर्ड वर्ड का मतलब ही क्या होता है, दैट कैन बी पोस्टपोन, है ना, दैट कैन बी पोस्टपोन। एंड डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट जो है बेसिकली, इसमें जो सेलर है उसको इमीडिएटली पेमेंट जो है नहीं मिलती। बेसिकली पेमेंट कब मिलेगी, जब वो गुड्स जो है पहुंच जाएंगी, जो रिसिप्ट ऑफ गुड्स है बाय द बायर ये हो जाएगा, तब उनको यहाँ पे जो है पेमेंट जो है करी जाएगी सेलर को, ठीक है। इमीडिएटली नहीं होगी कि डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंट करे आपको पेमेंट होगी, जब तक गुड्स नहीं पहुंचते ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स तब ये पेमेंट जो है ये करी जाती है। इस तरीके का लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाता है डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। तो रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या है, जहां पे एडवांस में पेमेंट करी जाती है। रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या है, जहां पे एडवांस में पेमेंट करी जाती है। अभी दो पार्टीज हैं, लेट से ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। ए यहाँ पे मान लो सेलर है एंड बी कौन है, यहाँ पे बायर है, ठीक है, बी कौन है, यहाँ पे बायर है। ए ने जो गुड्स है वो सेल करनी है, जो गुड्स हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इनको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। ये रॉ मटेरियल परचेज करा होगा इन्होंने मान लो कोई पर्सन सी से, है ना, ये जो रॉ मटेरियल है ये परचेज करा होगा मान लो पर्सन सी से। अभी इसके लिए पैसा तो चाहिए ना, बी इसको पेमेंट कब करेगा, जब गुड्स इनके पास पहुंच जाएंगी तब ये पेमेंट करेगा पर्सन ए को। लेकिन इन्होंने गुड्स परचेज करने के लिए इनको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, तो इस केस के लिए इन्हें पैसा चाहिए। तो इस पर्पस के लिए पर्सन बी यहाँ पे क्या करेगा, एडवांस पेमेंट करेगा, ठीक है। पर्सन बी क्या करेगा, एडवांस में पेमेंट करेगा कि भाई आप अपना जो रॉ मटेरियल है ना, ये जो है परचेज कर लो, पैकेजिंग के रिलेशन में अगर कोई एक्सपेंस है वो सारा आप कर लो, एडवांस में पेमेंट करेगा। एंड इसको जो है रेड डिनोट करा जाता है। रेड प्रिंटिंग जो है ये आपको देखने को मिलती है लेटर ऑफ क्रेडिट में कि हमने आपको एडवांस पेमेंट जो है वो करी हुई है, ठीक है, रेड प्रिंटिंग देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई इसको हम रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। बेसिकली है क्या, जहां पे एडवांस पेमेंट रहती है बाय द बायर, किस पर्पस के लिए, रॉ मटेरियल पैकेजिंग वगैरह के लिए, ठीक है, आप जो एक्सपेंस है वो कर सकते हो। रेड प्रिंटिंग रहती है एडवांस पेमेंट को लेके, दैट्स व्हाई इसको रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। एक है ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या है, जहां पे प्री शिपमेंट यहाँ पे जो एक्सपेंस है उसके लिए यहाँ पे एडवांस पेमेंट करी जाए। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या है, जैसे मान लो कि ए यहाँ पे कौन है, सेलर, ठीक है, बी यहाँ पे कौन है, बायर, बी कौन है, बायर। ए ने यहाँ पे क्या करा, गुड्स जो है ये मैन्युफैक्चर कर दी, ए ने यहाँ पे गुड्स जो है ये प्रोड्यूस कर दी। अभी गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद शिप होने में भी टाइम है ना, गुड्स प्रोड्यूस आपने कर दी, शिपमेंट में अभी मान लो टाइम है, तब तक ये गुड्स को स्टोर करके भी तो रखना है, तब तक ये गुड्स को स्टोर करके भी तो रखना है। तो वेयर हाउस के रिलेशन में यहाँ पे वेयर हाउस में स्टोर करके रखा जाएगा ये गुड्स को। तो वेयर हाउस के रिलेशन में जब यहाँ पे एडवांस में पेमेंट करा जाता है, रेड क्लॉज एंड ग्रीन क्लॉज दोनों में एडवांस पेमेंट ही रहता है। रेड क्लॉज में स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, प्रोसेसिंग या पैकेजिंग ऑफ गुड्स के लिए यहाँ पे जो है एडवांस दिया जाता है। एंड ग्रीन क्लॉज में जो प्री शिपमेंट
रिलेटेड एक्सपेंस है, जैसे वेयर हाउस में गुड्स पड़ी रहेंगी है ना शिप होने से पहले, तो इसके लिए जब एडवांस दिया जाएगा वो कहलाता है आपका ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर हो गया हो दोनों। तो प्री शिपमेंट वेयर हाउसिंग के लिए यहाँ पे जो एडवांस दिया जाता है वो जो एडवांस प्रोवाइड करा गया, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे जो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इशू करा गया वो कहलाता है आपका ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, रेड क्लॉज एंड ग्रीन क्लॉज, एंड ये क्या है आई होप सो क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। अभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अभी आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, इन द इवेंट दैट द बायर डिफॉल्ट व्हाट काइंड ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट एक्ट एज बैकअप पेमेंट रिसोर्स, यानी सेकेंडरी पेमेंट रिसोर्स की तरह काम करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या वो रेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है, क्या वो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट है, कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट है, या रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट है? So do let me know the correct answer according to you in the comment box. तो वीडियो को पॉज कीजिएगा and let me know the correct answer for question number 4. Whether it is option A, B, C or D. आप चारों के साथ फैमिलियर हो। रिवॉल्विंग की अगर मैं बात करूं तो रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट कौन सा है, जहां पे आपने बायर एंड सेलर के बीच में न्यूमरस ट्रांजैक्शन होनी है एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान, तो वो केस में यहाँ पे बार बार लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने से बचने के लिए रिवॉल्विंग लेटर जो है वो इशू करा जाता है। ठीक है, कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट जहां पे कंफर्मेशन प्रोवाइड करा जाता है बैंक की तरफ से एड ऑन गारंटी कि अगर इशूइंग बैंक फेल हुआ तो आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करूं, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली अश्योर करता है गारंटी कि अगर यहाँ पे बायर ने डिफॉल्ट करा, बायर ने अगर डिफॉल्ट करा तो भाई आपको पेमेंट मिलेगी, वो है आपका स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। रेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेनिफिशियरी, वो है आपका रेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये क्वेश्चन का मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा? इट्स ऑप्शन बी, इट्स स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इट्स ऑप्शन बी, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। देन नेक्स्ट इज, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सा एक्शन जो है यहाँ पे लिया जाएगा सेलर की तरफ से टू रिसीव पेमेंट अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। डिलीवर द गुड्स टू द बायर, प्रोवाइडिंग अ शिपिंग इनवॉइस, providing the issuing bank with the necessary documentation, submit compliant document to the nominated bank। तो अगर यहाँ पे सेलर ने जो है पेमेंट लेनी है, वो केस में यहाँ पे कौन सी चीज जो है सेलर ने अश्योर करनी है? क्या स्टेटमेंट 1 एंड 3 आपको लग रहा है? स्टेटमेंट 2 एंड 5, स्टेटमेंट 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। So do let me know the correct answer for question number 5. Whether it is option A, B, C or D. तो अगर यहाँ पे सेलर ने पेमेंट जो है ये लेनी है, तो वो बेसिकली क्या अश्योर करेगा कि भाई मैंने प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे सबमिट करे या कि नहीं करे। जो इशूइंग बैंक है, क्या मैंने नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन जो है ये प्रोवाइड करी है, या नॉमिनेटेड बैंक जो है क्या मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट बिल ऑफ लेडिंग के रिलेशन में, शिपमेंट के रिलेशन में क्या मैंने इनको दिए हैं। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है ये सबमिट करे होंगे तभी पेमेंट मिलेगी, तभी जो है पेमेंट मिलेगी सेलर को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन सी, 3 एंड 4 यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, 3 एंड 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इट्स ऑप्शन सी। ठीक, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the role of advising bank and confirming bank is performed by the same bank, then which of the following statement is correct? मैंने आपको बोला था ना कि confirming bank and advising bank सेम हो सकते हैं। अगर यहाँ पे जो advising bank and confirming bank का जो रोल है वो एक ही बैंक परफॉर्म कर रहा है, तो उस रिलेशन में आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, ensure the payment to the beneficiary, check the authenticity of the letter of credit, ensure the payment to the beneficiary even if issuing a bank defaults, the delivery of the goods to the buyer। तो कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट लग रही है फॉर क्वेश्चन नंबर 6? वेदर इट इज ऑप्शन ए, बी, सी और डी। स्टेटमेंट 1 एंड 2, स्टेटमेंट 2 एंड 4, स्टेटमेंट 2 एंड 3, या फिर सारी अगर आपको सही लग रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग बताइएगा। तो डिस्कस करें एक बार के लिए।
तो पेमेंट अश्योर करना बेनिफिशियरी को नेगोशिएटिंग बैंक का काम है, ऑथेंटिसिटी को चेक करना किसका काम है, एडवाइजिंग बैंक का काम है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, ठीक है। Ensure the payment to the beneficiary even if issuing bank default, ये किसका काम है, कंफर्मिंग बैंक का काम है कि अगर इशुइंग बैंक ने डिफॉल्ट करा तो एड ऑन गारंटी कंफर्मिंग बैंक ने प्रोवाइड करी थी कि भाई आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी, तो ये कंफर्मिंग बैंक का काम है। डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर, कि प्रॉपर जो है डिलीवरी जो है शिपमेंट जो है ये हो गया है, ये किस चीज से अश्योर करा जाएगा, कि डॉक्यूमेंट की हेल्प के साथ अश्योर करा जाएगा। एंड ये जो डॉक्यूमेंट है ये कौन प्रोवाइड करेगा, नेगोशिएटिंग बैंक प्रोवाइड करेगा, किसको, रीइंबर्सिंग बैंक को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमसे किस कंटेक्स्ट में पूछा गया, हमसे पूछा गया एडवाइजिंग बैंक एंड कंफर्मिंग बैंक के रिलेशन में। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 2 एंड 3, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which party bear the cost of issuing a letter of credit, तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये इशू करने का जो कॉस्ट है ये कौन बेयर करेगा, जो इसे ओपन करवाएगा, है ना। लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करवाएगा वो कौन होता है, बायर। बायर ही जाता है ना इशूइंग बैंक के पास कि भाई मेरे बिहाफ के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये इशू कर दो, है ना। तो इसका जो कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगा, डेफिनेटली बायर बेयर करेगा। एंड बायर को आप क्या बोलते हो, बायर को आप इंपोर्टर भी बोलते हो, बायर को आप एप्लीकेंट भी बोलते हो, बायर को ओपनर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो कौन सी पार्टी जो है वो बेयर करेगी कॉस्ट ऑफ इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, इट्स इंपोर्टर। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या है, इट्स ऑप्शन ए। रोल ऑफ एक्सपोर्टर क्या है, एडवाइजिंग बैंक क्या है, कंफर्मिंग बैंक क्या है, आई होप सो क्लियर हो गया, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। So here is the next question. What happen if mistake are found in the documentation that is sent with the letter of credit? तो जो आपने लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करवाए हैं सो दैट कि आपको पेमेंट मिल जाए, है ना, तभी हम डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं ना। सेलर क्यों डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएगा, कि उसको टाइमली पेमेंट मिल जाए, है ना। तो अगर वहां पे कोई मिस्टेक है, वो डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या चीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। द बायर विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ पेनल्टी फी। The discrepancies are the responsibility of the advising bank. Payment delay could result from the bank's refusal to honor the letter of credit. या none of the above, इसमें से कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। Then go for option D. तो कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रही है फॉर क्वेश्चन नंबर 8, whether it is option A, B, C और D। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, अगर यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है ये सेंड करे होते, अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है ये सेंड करे होते लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ, तो जो यहाँ पे सेलर है, सेलर को बेसिकली यहाँ पे क्या होता, बैंक पे कर देता, जो नेगोशिएटिंग बैंक है वो बेसिकली पे कर देता यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई एरर है, अगर यहाँ पे कोई एरर है तो बैंक क्या करेगा, रिफ्यूज करेगा कि भाई मैंने पेमेंट नहीं करना, अभी डिले करेगा पेमेंट के लिए। चाहे आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप रिलेट करके कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा आप इसको चूज कर सकते हो, ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हो। तो बैंक रिफ्यूज करेगा कि भाई मैंने भी पेमेंट नहीं करनी, डिले ऑफ पेमेंट आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू रिफ्यूजल बाय द बैंक। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, इट्स ऑप्शन सी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, अगर आपने कोई लीगल टर्म के साथ कंप्लाई नहीं करा है ना, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट चीजें नहीं हुई हैं, तो वो केस में पेनल्टी होगी, ठीक है, वो केस में पेनल्टी होगी। यहाँ पे बैंक जो है रिफ्यूज करेगा कि मैंने पेमेंट नहीं करना, डिले इन पेमेंट देखने को मिलेगा आपको अगर यहाँ पे मिस्टेक जो है देखने को मिली द डॉक्यूमेंटेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच काइंड ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट परमिट द बायर टू टेक रिपीटेड ड्रॉ अप टू अ सर्टेन क्रेडिट लिमिट विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। तो कौन सा लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसमें हम यहाँ पे रिपीटेडली जो ट्रांजैक्शन है, न्यूमरस ट्रांजैक्शंस हैं, वो कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अप टू अ स्पेसिफिक क्रेडिट लिमिट। क्या वो इररेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है, ग्रीन क्लॉज, कंफर्म या रिवॉल्विंग? तो इररेवोकेबल आपको पता है जिसमें विदाउट द कंसेंट चेंजेस नहीं करी जा सकती, बेनिफिशियरी की कंसेंट के बगैर, वो है इररेवोकेबल। ग्रीन क्लॉज जहां पे प्री शिपमेंट के लिए एडवांस प्रोवाइड करा जाएगा। कंफर्म जहां पे एड ऑन गारंटी प्रोवाइड करी जाएगी बैंक की तरफ से कि भाई अगर यहाँ पे इशूइंग बैंक फेल हुआ तो आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। रिवॉल्विंग की अगर मैं बात करूं तो रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसमें आप न्यूमरस ट्रांजैक्शन कर सकते हो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम
अप टू अ स्पेसिफिक क्रेडिट लिमिट, आपको बार बार लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने की जरूरत नहीं रहती। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा फिर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? इट इज ऑप्शन डी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, द इशूइंग और कंफर्मिंग बैंक designated the nominated bank to handle specific task in the letter of credit। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्या यहाँ पे इशूइंग बैंक जो है या कंफर्मिंग बैंक जो है बेसिकली यहाँ पे कुछ टास्क जो है वो परफॉर्म करने को बोलते हैं नॉमिनेटेड बैंक को? क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने आपको बताया ही कि अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करा जाए इशूइंग बैंक के द्वारा कि भाई ये जो बैंक है ये नेगोशिएशन के साथ रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करेगा, वो केस में वो नेगोशिएटिंग बैंक जो है वो कहलाता है आपका नॉमिनेटेड बैंक। ठीक है, वो कहलाता है नॉमिनेटेड बैंक कि आपने ये जो स्पेसिफिक टास्क है इन रिलेशन टू पेमेंट है ना, नेगोशिएशन, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस के रिलेशन में, शिपिंग के रिलेशन में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करना, ये भी आपका काम है। तो ये सारे जो फंक्शन है या टास्क जो है ये परफॉर्म करेगा एक स्पेसिफिक बैंक। अगर यहाँ पे इशूइंग एंड कंफर्मिंग बैंक ने डेजिग्नेट करा एक स्पेसिफिक बैंक को, मान लो यहाँ पे कोई एबीसी बैंक है, एबीसी बैंक को बोला इशूइंग बैंक ने कि भाई आप जो है ये नेगोशिएशन का काम करोगे, तो वो केस में ये नेगोशिएटिंग बैंक क्या कहलाएगा? नॉमिनी बैंक कहलाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट? इट्स ऑप्शन ए। ठीक है, तो इट इज नॉमिनेटेड बैंक। अगर यहाँ पे इशूइंग बैंक या कंफर्मिंग बैंक ने डेजिग्नेट करा है नॉमिनेटेड बैंक को कि आप यहाँ पे स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करोगे इन केस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, तो वो कहलाता है हमारा नॉमिनेटेड बैंक। ठीक, तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था लेटर ऑफ क्रेडिट के रिलेशन में। आई होप सो आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आया हो। लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस थोड़ा टीडियस है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको समझ में आया हो। एंड इसी के साथ जो आज का सेशन है इसे वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने क्लिक के साथ, एंड हमारा जो चैनल है बीइंग बैंकर इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, एंड आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आपकी कोई सजेशन रहती है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई वेलकम योर सजेशन, डू लेट मी नो योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। वी विल ट्राई टू ओवरकम जो भी यहाँ पे बैरियर जो है या लूप होल जो है रहेंगे, जो भी आप सजेस्ट करोगे उन्हें ओवरकम करा जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो आज का सेशन है इसे वाइंड अप करती हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।